नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन लेवल के लिए हमने टोटल 125 शिफ्ट के क्वेश्चन पेपरों की जो पीवाईक्यू सीरीज है उसको यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है। और ये पीवाईक्यू सीरीज जो है 2019 में जब एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आया था उसका एग्ज़ाम जो है 2020-21 में कंडक्ट करवाया गया था। उसी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। इससे पहले जो है हम 10 पार्ट जो है डिस्कस कर चुके हैं। टोटल अभी तक जो है हम 10 पार्ट्स जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम है 11वां पार्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले जो है 10 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जल्दी से जल्दी उन 10 पार्ट्स को देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा स्टैटिक्स जीके और करंट से रिलेटेड जो है जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हो गई, स्टैटिक जीके हो गया, एवरीथिंग जो है उन पार्ट्स के अंदर बताया गया है। और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज को हम कंप्लीट करेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। एक्सेप्टेड जो आपका एग्ज़ाम है वो मेरे हिसाब से जो है मई 2025 को आपका एग्ज़ाम हो सकता है। अप्रैल में आपकी जो है एग्ज़ाम तिथि आ जाएगी, मई के महीने में जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। तो उसी के लिए जो है हमने यहाँ पे पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज का जो है शुभारंभ किया है और इसको जो है एंड तक आपको ज़रूर देखना है। अगर आपको जो है इस एनटीपीसी भर्ती में अपना सिलेक्शन पक्का करना है या फिर स्टेज 1 अगर आप अपना क्लियर करना चाहते हैं तो इस एनटीपीसी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है, और ये याद रखना जीके जीएस हम यहाँ पे जो है डिस्कस कर रहे हैं। जीके जीएस कितने मार्क्स की पूछी जाती है? टोटल 40 क्वेश्चन जो है इसके अंदर पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो वेटेज है जीके जीएस का ही रहने वाला है, क्योंकि जो है 3 सब्जेक्ट इसके अंदर पूछे जाते हैं। एक तो मैथ पूछा जाता है, मैं बेसिक सी चीज़ें आपको बता दूं, वैसे तो आप सभी को पता होगा, फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा जो है आपको रिवाइज करवा देता हूं। इसके अंदर 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस पूछी जाती है। मैथ और रीजनिंग का 35-35 वेटेज होता है, और जो इसके अंदर रह गया जो इसके अंदर जीके जीएस होती है वो इसके अंदर जो है 40-40 पूछी जाती है। तो टोटल जो है इसके अंदर माफ़ कीजिएगा 30-30 मार्क्स का यहाँ पे ये पूछा जाता है। ठीक है, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, 30-30 मार्क्स का जो है ये पूछा जाता है। तो टोटल 100 मार्क्स का रहता है और सबसे ज़्यादा जो है 40 मार्क्स का वेटेज इसके अंदर रहता है। तो इसीलिए हम जीके जीएस को यहाँ पे कवर कर रहे हैं ताकि जो है सारे क्वेश्चन आपके इजीली ठीक हो सकें। अगर ये पीवाईक्यू सीरीज आप कंप्लीट देख लेते हैं तो मैक्सिमम जो है 30 से 35 जो क्वेश्चन है जो वो आप आसानी से ठीक कर ले जाएंगे। 30 से 35 मार्क्स अगर आपके आ जाएंगे तो ये एक काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाएगा जो आपका CBT 1 क्लियर करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये जो वीडियो है हमारी रोज़ रात को 8 बजे आ जाती है, रोज़ रात को 8 बजे आ जाती है। तो ये वीडियो लेक्चर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर से आपको बहुत सारी जो है इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और रही बात इसकी पीडीएफ की, तो इसकी पीडीएफ भी आपको जो है बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। फ्री पीडीएफ जो फ्री है वो आपको कहाँ पर मिलेगी? तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके जो है सारी पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में जो है प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत जल्द जो है हम आपकी मैथ की भी जो क्लास है वो पीवाईक्यू की शुरू करने वाले हैं। तो चलिए आज के बिना किसी टाइम वेस्ट किए जो है आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये उस समय का करंट अफेयर था जब 2020-21 में एग्जाम लिया गया था, उस समय के करंट अफेयर से पूछा गया है। वर्तमान में जो है 51वें न्यायाधीश बने हुए हैं। कौन से हैं 51वें न्यायाधीश? तो मैं आपको बता देता हूँ 91 जो हमारे न्यायाधीश हैं वो कौन है। एक सेकेंड अभी बता देता हूँ आपको। तो ये हमारे 51वें महान्यायाधीश हैं, तो ये हो जाएंगे संजीव खन्ना। ठीक है, संजीव खन्ना जी हमारे जो है मुख्य न्यायाधीश हैं, और ये जो है हमारे 51वें नंबर के न्यायाधीश हैं। अब हम बात कर लेते हैं पहले नंबर के कौन से थे। तो पहले नंबर के जो थे उनका नाम क्या था? पहला नंबर, पहले नंबर के दो थे तो ये थे HJ कानिया। HJ कानिया, तो ये हमारे जो है मुख्य न्यायाधीश थे पहले नंबर के। HJ कानिया जो है हमारे पहले नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। उसके बाद मैं बात करूं तो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, इसी के साथ उच्चतम न्यायालय जो है हमारा अस्तित्व में आया था। मतलब 26 जनवरी 1950 का जो है हमारा संविधान लागू हो गया था, और इसी दिन जो है हमारा अस्तित्व में आ गया था, ये जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा अस्तित्व में आ गया था। इसके बाद आप कुछ जो उच्च न्यायालय हैं उनकी स्थापना वर्ष जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कई बार जो है वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले आप ये याद रखेंगे।
कलकत्ता उच्च न्यायालय। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1862 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद आप याद रखेंगे बंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो बंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी भी 1862 में हुई थी। साथ में आप याद रखेंगे इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कब हुई थी? इलाहाबाद, तो इलाहाबाद की हुई थी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1866 में। ठीक है, ये तीनों उच्च न्यायालय की स्थापना जो है आप जरूर याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया स्वतंत्र भारत की संविधान सभा की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये के आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये आप देख लेना। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे तो वो कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो हमारे प्रथम अध्यक्ष थे स्वतंत्र भारत के। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और जो मसूदा समिति था, ये भी आप याद रखना, ये भी पूछ लेता है, जो मसौदा समिति थी संविधान सभा के अंदर, जो मसौदा समिति उसके अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा मसौदा समिति के अध्यक्ष तो ये हो जाएंगे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि BR अंबेडकर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। संविधान मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे वो हमारे भीमराव अंबेडकर जी थे। और भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो BR अंबेडकर को ही जो है भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। भारतीय संविधान का जनक कौन है? BR अंबेडकर, BR अंबेडकर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है वित्तीय साक्षरता सप्ताह इनमें से किसके द्वारा संचालित पहल है? तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह जो है वो किसके द्वारा मनाया जाता है? पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, या फिर SBI के द्वारा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है वित्तीय साक्षरता सप्ताह सेलिब्रेट किया जाता है। और वित्तीय साक्षरता सप्ताह, वित्तीय साक्षरता की शुरुआत कब हुई थी? कि मतलब सेलिब्रेट करने की जो शुरुआत थी वो कब हुई थी? तो ये शुरुआत हुई थी 2016 से। ठीक है, तो 2016 से जो है ये RBI के द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है वित्तीय साक्षरता सप्ताह। और RBI की बात करूँ तो RBI की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगी, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो अधिनियम था 1934। ठीक है, अधिनियम था 1934। और जब इसकी स्थापना हुई थी, मतलब 1935 में जब इसकी स्थापना हुई थी, कहाँ पर स्थापना हुई थी? कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कलकत्ता में स्थापना हुई थी, जिसके बाद 1937 में इसको स्थानांतरित कर दिया था। स्थानांतरित कर दिया था। कहाँ कर दिया था? तो ये मुंबई में कर दिया था। अब इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के बारे में होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र जो है ये उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाएगी। हरियाणा की क्या हो जाएगी? हरियाणा की हो जाएगी चंडीगढ़ हो जाएगी। हरियाणा की चंडीगढ़ हो जाएगी। महाराष्ट्र की मुंबई हो जाएगी। मध्य प्रदेश की, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो मध्य प्रदेश की राजधानी है ये क्या होगी? तो ये नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। और नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली इकाई जो है 1991 में चालू हुई थी। ये भी आप याद रखना, पहली इकाई कब शुरू हुई थी? पहली इकाई, इसके अंदर 2 इकाई है नरोरा परमाणु संयंत्र के अंदर, पहली इकाई और दूसरी इकाई। दूसरी इकाई, पहली इकाई कब शुरू हुई थी? तो पहली इकाई जो थी वो 1991 में शुरू हुई थी। दूसरी इकाई की बात करूँ तो कब शुरू हुई थी? 1992 के अंदर
शुरू हुई थी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो है आप याद रखेंगे। और परमाणु युग की शुरुआत कब हुई थी भारत के अंदर, मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा आप। भारत में जो है परमाणु युग की शुरुआत अगस्त 1956 में हुई थी, जहां पर परमाणु रिएक्टर, पहला परमाणु रिएक्टर लगाया गया था जिसका नाम था अप्सरा। ये याद रखना, पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था, पहला परमाणु रिएक्टर, रिएक्टर कैसे लिखेंगे, रिएक्टर, रिएक्टर का नाम था अप्सरा, नाम अप्सरा, अप्सरा। और ये कब लगाया गया था, तो ये लगाया गया था 1956 में। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। और एक और चीज़ याद रखना, भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर होमी होमी जहांगीर बाबा को जो है, भाभा को जो है, ये जो है परमाणु रिएक्टर का मतलब परमाणु कार्यक्रम का भारत में जनक माना जाता है, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, पेमेंट बैंकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो जो पेमेंट्स बैंक होते हैं, तो इनके संबंध में एक कथन है जो कि गलत है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये क्रेडिट कार्ड जो है ये जारी नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो है क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते पेमेंट्स बैंक आपने सुना भी होगा, जैसे कि कुछ पेमेंट्स बैंक मैं बता देता हूँ, जैसे कि भारतीय डाक भुगतान बैंक हो गया, पेटीएम पेमेंट्स बैंक हो गया, एयरटेल पेमेंट्स बैंक हो गया। तो इस टाइप के जो है पेमेंट्स बैंक होते हैं और ये क्या जारी नहीं कर सकते, तो ये क्रेडिट कार्ड जो है ये जारी नहीं कर सकते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, डैश में कमी लाने के लिए भारत और फ्रांस ने मोबिलाइज योर सिटी के कार्यान्वयन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तो ये किस देश ने जो है डैश में कमी लाने के लिए, भारत और फ्रांस, यहाँ पे दो देशों के नाम बताए गए हैं, भारत और फ्रांस ने जो है मोबिलाइज योर सिटी के कार्यान्वयन अनुबंध पर जो है हस्ताक्षर किए थे। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिए भारत और फ्रांस ने जो है मोबिलाइज योर सिटी में जो है हस्ताक्षर किए थे। ये आपको याद रखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, डूरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है। तो डूरंड रेखा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जो है अलग करती है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। कुछ और मैं जो है सीमा रेखाओं के बारे में बता देता हूं, जैसे कि भारत और पाकिस्तान, ठीक है, भारत और चीन, यहाँ पे स्मॉल साइज रह जाएगा, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ, आराम से आप समझिएगा, भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान। तो भारत और चीन की जो सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं, मैकमोहन कहते हैं। ठीक है, और जो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रेड क्लिफ। ठीक है, ये दोनों सीमा आपको सीमा रेखा के नाम याद रखने हैं। उसके बाद जो है बांग्लादेश की सीमा, बांग्लादेश की सीमा अपने से कितने किलोमीटर लगती है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। बांग्लादेश, सबसे पहले आप याद रखना किन किन देशों की जो सीमा है हमारे साथ लगती है। बांग्लादेश की सीमा हमारे साथ लगती है, चीन की सीमा हमारे साथ लगती है, उसके बाद पाकिस्तान की सीमा हमारे साथ लगती है, पाकिस्तान के बाद नेपाल की सीमा हमारे साथ लगती है, नेपाल के बाद म्यांमार की सीमा हमारे साथ लगती है, म्यांमार के बाद किसकी सीमा लगती है, भूटान की सीमा हमारे साथ लगती है, और भूटान के बाद जो है अफगानिस्तान की सीमा भी हमारे साथ लगती है। तो इन देशों की जो सीमा है हमारे साथ
लगती है। अब आप ये भी जान लीजिएगा कितने कितने किलोमीटर जो है इनकी सीमा लगती है। तो सबसे पहले बांग्लादेश की जो सीमा है वो हमारे साथ 4096 किलोमीटर जो है सीमा साझा करता है, और सबसे बड़ी सीमा रेखा यही साझा करता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना, सबसे बड़ी करता है। चीन हमारे साथ सीमा साझा कितनी करता है, तो ये 3488 किलोमीटर करता है। ठीक है, 3488 किलोमीटर करता है। पाकिस्तान की बात करें तो 3323 किलोमीटर जो है ये सीमा साझा करता है। उसके बाद नेपाल की बात करूँ तो नेपाल जो है 1751 किलोमीटर सीमा रेखा साझा करता है। ठीक है, 1751 किलोमीटर। उसके बाद नेपाल की बात हो गई ना, नेपाल के बाद किसकी बात आ गई, म्यांमार की। म्यांमार कितनी करता है, तो म्यांमार करता है 1643 किलोमीटर। म्यांमार के बाद बात करूँ भूटान, भूटान कितनी करता है, 699 किलोमीटर। और अफगानिस्तान की बात करूँ तो अफगानिस्तान जो है मात्र 106 किलोमीटर जो है सीमा साझा करता है। सबसे कम यही सीमा साझा करता है, सबसे कम। ठीक है, ये जानकारी जो है आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सबसे पहले बात संयुक्त राष्ट्र की होगी तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना भी आपको याद रखनी है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर है इसका मुख्यालय, तो न्यूयॉर्क सिटी में जो है इसका मुख्यालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएंगे। और कुछ और इम्पोर्टेंट जो है मैं संगठन आपको बता देता हूँ जिनका मुख्यालय आपको पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है इसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय, तो इसका जो मुख्यालय है वो हो जाएगा नीदरलैंड में, नीदरलैंड के हेग में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको याद क्या रख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में आपने देख ही लिया। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, यूनेस्को का मुख्यालय हो जाएगा पेरिस के अंदर। उसके बाद आप क्या याद रख सकते हैं, आईएमएफ का मुख्यालय, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको बोला जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी में हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, और आप क्या याद रख सकते हैं, और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय भी आप याद रख सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, जिनेवा में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जिनेवा में। ठीक है, और भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं, कभी हम स्टैटिक जीके के अंदर उसके अंदर सारी चीज़ें देख लेंगे। अभी फिलहाल आप इतनी जानकारी याद रखना क्योंकि जगह ही यहाँ पे इतनी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है उन्होंने अंग्रेजी में कमला दास के नाम से लेखन शुरू किया किंतु अपनी मातृभाषा में लेखन के लिए किस नाम का प्रयोग किया। तो ऐसे कौन से अंग्रेजी व्यक्ति थे जिन्होंने माफ़ कीजिएगा, उन्होंने अंग्रेजी में कमला दास के नाम से लेखन किया। मतलब जब वो अंग्रेजी में कुछ पोइट्री वगैरह कुछ लिखते थे तो वो कमला दास का नाम यूज़ करते थे, लेकिन जब वो अपनी मातृभाषा हिंदी में लेखन कार्य करते थे, कोई पोएट लिखते थे, कुछ भी लिखते थे, तो वो किस नाम का प्रयोग करते। तो ऐसे कवि कौन थे, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माधवी कुट्टी जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो माधवी कुट्टी जो थी ये अंग्रेजी में जब लिखती थी तो कमला दास का नाम यूज़ करती थी, लेकिन जब ये हिंदी में लिखती थी कविता या कुछ भी तो ये माधवी कुट्टी का नाम यूज़ करती थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमन्यन मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है। मतलब बेसिक से ये बोला गया, थोड़ा सा मिस्टेक है इस क्वेश्चन के अंदर, मैं बता देता हूँ। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत जो है मासिक पेंशन न्यूनतम राशि जो है
कितनी दी जाती है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये अटल पेंशन योजना के तहत जो है 1,000 रुपये जो है मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि जो है प्रदान की जाती है। तो ये अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी, ये भी आप याद रखना। अटल पेंशन योजना की शुरुआत, तो इस अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी मई 2015 के अंदर। ठीक है, मई 2015 में जो है इस स्कीम की शुरुआत हुई थी। किसने शुरुआत की थी, तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र की जो एजेंसी नहीं है कौन सी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेड क्रॉस इंटरनेशनल जो कमेटी है ये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और खाद्य एवं कृषि संगठन, ये तीनों ही जो हैं संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इनके आप स्थापना वर्ष जरूर याद रखिएगा क्योंकि जो स्टैटिक जीके के अंदर है स्थापना वर्ष से जो है डेफिनेटली जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सबसे पहले आप ये याद रखना संयुक्त राष्ट्र के जो मुख्य निकाय हैं वो कौन कौन से हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य निकाय कौन कौन से हैं, तो इसके जो मुख्य निकाय हैं संयुक्त राष्ट्र के वो कौन कौन से हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा महासभा हो जाएगा। ठीक है, पहला महासभा हो गया, दूसरा सुरक्षा परिषद हो जाएगा, दूसरा सुरक्षा परिषद हो गया। ठीक है, तीसरा की बात करूं तो आर्थिक और सामाजिक परिषद हो जाएगा, आर्थिक और सामाजिक परिषद। उसके बाद मैं नेक्स्ट की बात करूं तो क्या होगा, ट्रस्टशिप परिषद हो जाएगा, ट्रस्टशिप परिषद। ठीक है, नेक्स्ट की बात करूं तो क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो जाएगा। अभी हमने बात किया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, नीदरलैंड के हेग के अंदर है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो जाएगा। उसके बाद जो है ये जो है इसके मुख्य निकाय हैं संयुक्त राष्ट्र के। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, तो मैं ऊपर भी बता चुका हूं, एक बार फिर से बता देता हूं, कोई बात नहीं। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। अब कुछ और इंटरनेशनल जो एजेंसी हैं इनकी भी स्थापना वर्ष आपको याद रखना है। फॉर एग्जांपल जैसे जो ये रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। ठीक है, 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा के अंदर। जिनेवा के अंदर जो है इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करूं तो इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। 1919 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है, इसका मुख्यालय भी जिनेवा में ही है। उसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करूं तो आप सभी जानते हैं 7 अप्रैल 1948। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को जो है इसकी स्थापना हुई थी विश्व स्वास्थ्य संगठन की। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस हम हर साल कब मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस।
तो ये कमेंट सेक्शन में आप बताना विश्व स्वास्थ्य दिवस हम कब मनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है, उस अंग्रेज व्यक्ति का नाम क्या था जिसने भारत आने के बाद सेंट स्टीफन कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्यापन किया और बाद में दीनबंधु के नाम से जो है प्रसिद्ध हुआ था। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, ये सेंट स्टीफन कॉलेज कहाँ पर स्थित है। सेंट स्टीफन कॉलेज कहाँ पर अवस्थित है, तो ये है दिल्ली के अंदर। ठीक है, दिल्ली के अंदर अवस्थित है। स्थापना इसकी कब हुई थी, तो ये जो सेंट स्टीफन कॉलेज है इसकी स्थापना जो है फरवरी 1881 को हुई थी। फरवरी 1881 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो C.F. एंड्रयूज थे, इन्हीं व्यक्ति ने जो है भारत आने के बाद सेंट स्टीफन कॉलेज में जो है दर्शन शास्त्र का अध्यापन किया और बाद में दीनबंधु के नाम से जो है ये प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया विजयनगर से रिलेटेड पूछा गया क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप ये याद रखना, विजयनगर की स्थापना कब हुई थी, 1336 में हुई थी। तो विजयनगर की जो स्थापना है ये 1336 में हुई थी। किसने की थी, हरिहर प्रथम और बुक्का ने की थी। हरिहर और बुक्का ने की थी। ठीक है, हरिहर प्रथम और बुक्का ने जो है 1336 में की थी। इनके गुरु का नाम क्या था, तो गुरु का नाम था विद्यारण्य। विद्यारण्य जो है इनके गुरु का नाम था। उसके बाद आप क्या याद रख सकते हैं, इनके अंदर जो है चार जो है इनके अंदर वंश थे, मतलब विजयनगर के अंदर 4 वंश थे। कौन कौन से थे, संगम था, पहला संगम था। दूसरा कौन सा था, पहला संगम हो गया। दूसरा जो था उसका नाम हो जाएगा सालू। तीसरे का हो जाएगा तुलु। चौथे का हो जाएगा अरावीडू। ठीक है, ये चीजें आप याद रखेंगे। जो विजयनगर का प्रथम वंश था वो संगम ही था। संगम इन्होंने नाम क्यों रखा, जो हरिहर और बुक्का थे इनके पिता का नाम था संगम। ठीक है, इनके पिता का नाम था वो था संगम, इसीलिए जो है इन्होंने वंश का नाम भी संगम ही रखा। उसके बाद आपने नाम सुना होगा, किसका नाम सुना होगा, कृष्णदेव राय का। कृष्णदेव राय, तो ये किस वंश से संबंधित है, तो ये तुलु वंश से जो है संबंध रखते थे। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के बारे में होनी चाहिए। बाकी जो ये वंश स्थापित किए, किन्होंने इन वंशों की स्थापना की, ये कभी हम फुर्सत से जो है पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है, भारत सरकार के दूर संचार विभाग ने डैश के अधिकतम SAR मान वाले मोबाइल हैंडसेटों के जो है उत्पादन को मंजूरी दी है। ये जो है टोटली करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसको चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो स्टैटिक या हिस्ट्री से रिलेट करती हो और जो है आपको बताई जाए। फिर भी मैं आपको आंसर बता देता हूँ। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत सरकार ने दूर संचार विभाग ने 1.6 ठीक है ये जो है किलोग्राम के अधिकतम SAR मान वाले मोबाइल हैंडसेटों के उत्पादन को जो है मंजूरी दी थी, उस समय की बात है ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है, संक्षारण एवं जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का जो है उपयोग किया जाता है। आप सभी जानते हैं जंग लगने से बचाने के लिए जो है लोहे पर किस विद्युत लेपन में जो है किस धातु का उपयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा जिंक यानी कि जस्ता। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और साथ में आप ये भी याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में, संक्षारण से बचने के लिए लोहे पर एक सुरक्षात्मक जो है कोटिंग लगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, गैल्वेनीकरण बोला जाता है। गैल्वेनीकरण।
ठीक है, उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? गैल्वीकरण प्रक्रिया उसको बोला जाता है, प्रक्रिया। ठीक है, इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के बारे में होनी चाहिए। जिंक का उपयोग किया जाता है, यानी जस्ता का जो है उपयोग किया जाता है, जिंक धातु का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। 16 के अंदर क्या बोला गया? भारत का कौन सा जैव संरक्षित क्षेत्र बायो रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क का बायोस्फीयर में शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सबसे पहले आप ये रखेंगे, जो बायोस्फीयर रिजर्व है, बायो स्फीयर रिजर्व, कुल बायोस्फीयर रिजर्व भारत के अंदर कितने हैं? तो ये हो जाएंगे 18 जो है बायोस्फीयर रिजर्व भारत के अंदर अवस्थित हैं। ठीक है, अभी तक जो है 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो है भारत के अंदर अवस्थित है। और यूनेस्को ने इसकी शुरुआत की थी, बायोस्फीयर रिजर्व की, यूनेस्को द्वारा पहली बार जो है बायोस्फीयर रिजर्व के कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत हुई थी 1971 में। ठीक है, 1971 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। और भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? ये भी बता देता हूं, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? तो ये था नीलगिरी। तो ये था नीलगिरी। ठीक है, ये आप याद रखना। और इसको जो है कब स्थापित किया गया था? 1986 में स्थापित किया गया था। ठीक है, 1986 में जो है इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, 18 टोटल बायोस्फीयर रिजर्व हैं भारत के अंदर, जिसमें से 11 जो है यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के तहत जो है शामिल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया, दिशा किस मंत्रालय के अधीन संचालित पहल है? दिशा एक जो है पहल है, ये किस मंत्रालय के अधीन जो है पहल लागू की गई है? तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन जो है दिशा एक पहल जो है संचालित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है, वह प्रथम भारतीय कवि कौन थे जिन्हें वाशिंगटन डीसी में स्थित लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए जो है आमंत्रित किया गया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभय के वह प्रथम भारतीय कवि थे जिन्हें वाशिंगटन डीसी में स्थित लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किया गया था। और इनको जो है आमंत्रित कब किया गया था? तो सितंबर 2018 में वाशिंगटन डीसी में जो है इनको आमंत्रित किया गया था। सितंबर 2018 भी याद रखना। ठीक है, सितंबर 2018 में आमंत्रित किए गए थे, आमंत्रित। ठीक है, जो ये अभय कुमार थे इनको सितंबर 2018 में आमंत्रित किया गया था वाशिंगटन डीसी में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 में देख लेते हैं, भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 25 जनवरी राइट ऑप्शन हो जाएगा, जनवरी। तो 25 जनवरी ढूंढो, कहाँ पर है 25 जनवरी? ये रहा 25 जनवरी, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट डैश की पहाड़ियों में मिलते हैं? तो ये एक पहाड़ी है, ये हो गया पूर्वी घाट, और ये हो गया पश्चिमी घाट। ठीक है, यहाँ पे इनका मिलन होता है, और ये जगह कौन सी हो जाएगी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 20 का। तो ये हो जाएगा नीलगिरी।
ठीक है। नीलगिरी, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के बारे में होनी चाहिए। बात करें शिवालिक की, तो शिवालिक पहाड़ी जो है भारत के उत्तरी भाग में सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक जो है फैली हुई है। शिवालिक पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित है? भारत के उत्तरी भाग में। उत्तरी भाग में ये स्थित हैं। उसके बाद मैं बात करूं अमरकंटक, तो अमरकंटक हमारी जो ये पहाड़ियां हैं ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अवस्थित है। यहाँ पे लिख देता हूं, एमपी के अनूपपुर जिले में, अनूपपुर जिला। तो ठीक है, अनूपपुर जिले में जो है ये अवस्थित है। उसके बाद जो है मैकाल पर्वत की बात करूं, तो ये जो मैकाल पर्वत है ये श्रृंखला जो है विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं को जोड़ती है। ये भी चीज़ जो है आप याद रखना, मैकाल जो पर्वत श्रृंखला है ये विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं को जोड़ती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये स्थिति लिख दिया, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज़। तो ठीक है, ये भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैरन द्वीप जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। और बैरन द्वीप कहाँ पर अवस्थित है? तो बैरन द्वीप जो है अंडमान सागर में अवस्थित है। बैरन द्वीप अंडमान सागर में अवस्थित है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बैरन द्वीप जो है अंडमान सागर में स्थित है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आता है। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया फारबिडन सिटी कहाँ पर अवस्थित है? तो ये चाइना के बीजिंग में अवस्थित है। चीन के बीजिंग में, चीन के बीजिंग शहर में अवस्थित है। बीजिंग में अवस्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो फारबिडन सिटी कहां पर अवस्थित है? तो ये चाइना के अंदर अवस्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद संख्या के बराबर होती है। तो ये ऑप्शन पूछा गया है, किसी तत्व के परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद किस संख्या के जो है बराबर होते हैं? तो ये प्रोटॉनों के बराबर होते हैं, न्यूट्रॉनों के बराबर होते हैं, मेसानों के बराबर होते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनों के बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रोटॉन। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। तो चलिए इनकी भी स्थापना वर्ष हम याद कर लेते हैं, क्योंकि स्टैटिक जी के वन डे एग्जाम्स होते हैं उनमें ये ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की, उसके बाद हम बात करेंगे प्रोटॉन की, प्रोटॉन, उसके बाद हम बात करेंगे न्यूट्रॉन की। ठीक है, ये तीन हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज थी ये किसके द्वारा की गई थी? ये जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। ठीक है, जे थॉमसन। और कब की थी इन्होंने जो है इसकी खोज? तो ये जे थॉमसन ने जो है इनकी खोज की थी 1897 में। ठीक है, उसके बाद प्रोटॉन की बात करूँ तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज की थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी। और जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड था इन्होंने इसकी खोज कब की थी? 1909 में जो है इसकी खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज की बात करूँ तो किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक के द्वारा जो है 1932 में जो है न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। इन तीनों की खोज जो है आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा
किस देश के संविधान से ली गई है। आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान में जितनी भी चीज़ें हमने ली है वो डिफरेंट देशों से जो है ग्रहण की है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, जैसे कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं, तो वो हमने जो है अमेरिका से लिए हैं। और ऐसे ही जो है हमने नागरिकता जो है हमने ब्रिटेन से ग्रहण की है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जो हमने डिफरेंट देशों से ग्रहण की है। अभी हमसे पूछा गया है जो हमारे जो नीति निदेशक सिद्धांत है यानी कि DPSP हैं, ये हमने किस देश से जो है ग्रहण किए हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माफ़ कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड देश से जो है हमने इनको ग्रहण किए हैं। और ये जो नीति निदेशक तत्व हैं, नीति निदेशक तत्व, ये हमारे अनुच्छेद किस में है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन से, किस अनुच्छेद से कब तक है, तो ये अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक हमारे भारतीय संविधान में मौजूद है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 25 की, तो किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, तो ये बारदोली सत्याग्रह के अंदर जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। किसने दी थी, महिलाओं ने दी थी, महिलाओं के द्वारा ये उपाधि दी गई थी। और जो ये बारदोली सत्याग्रह था ये कब शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 1928 में। कहाँ पर हुआ था, गुजरात में। ठीक है, इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। बात करें चंपारण सत्याग्रह की, तो ये कब हुआ था, 1917 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, 1918 में हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुई थी, 1918 में हुआ था। ठीक है, ये चीज़ें आपको ऐसे ही याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया पर्यावरणीय दुर्घटनाओं और उनके सिंबलों आएगा भाई यहाँ पे, सिंबलों के संदर्भ में इनमें से कौन सा जो है सही नहीं है, तो ये यहाँ पे जो है दुर्घटनाएं दी गई हैं और यहाँ पे दिया गया है किस शहर में जो है ये हुई थी। तो देख लेते हैं कौन सा गलत हो जाएगा। नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो विस्फोट है ये चेरनोबिल में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। इटालियन डायोक्सिन क्राइसिस ये कहाँ पर हुआ था, सेवोसो में हुआ था, तो ये भाई बिल्कुल ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 की जो है हम बात कर रहे हैं, यूनियन कार्बाइड गैस लीक भोपाल में हुई थी, बिल्कुल सही बात है ये भी। 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर जो है ये टोक्यो के अंदर नहीं हुआ था, तो ये कहाँ पर हुआ था, तो ये हमारा हुआ था पेंसिल्वेनिया के अंदर हुआ था। ठीक है, तो ये पेंसिल्वेनिया के अंदर हुआ था। और पेंसिल्वेनिया के अंदर जो है कब ये घटना हुई थी, 1979 के अंदर ये जो है घटना हमारी घटित हुई थी। उसके बाद मैं बात करूं नाभिकीय विद्युत संयंत्र विस्फोट चेरनोबिल में कब हुआ था, तो ये हुआ था 1986 में। ठीक है, 1986 में हुआ था। इटालियन डायोक्सिन क्राइसिस सेवोसो की बात करूं तो ये घटना कब हुई थी, 1976 में ये घटना हुई थी। उसके बाद हम बात करें यूनियन कार्बाइड गैस लीक जो कि भोपाल त्रासदी के नाम से भी जाना जाता है, ये कब घटित हुई थी, 1984 में घटित हुई थी। ठीक है, 1984 के अंदर भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी आप बहुत सुना होगा, क्वेश्चन भी इसी नाम से पूछा जाता है। एक्चुअली भोपाल गैस त्रासदी के नाम से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, गैस त्रासदी। अब आप मुझे ये बताइएगा, ये जो भोपाल गैस त्रासदी था इसमें किस गैस के लीक हो जाने से जो है काफ़ी लोगों की मौत हो गई थी, वो गैस कौन सी लीक हुई थी, आप उस गैस का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करूं, इनमें से किसे जून 2019 में संयुक्त राष्ट्र की लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण संस्था का उप कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है। ये 2019 की बात है, इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अभी 2025 आ गया है, तो 2025 से रिलेटेड आप जो है संयुक्त राष्ट्र के फैक्ट आप देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना है मैं कई बार आपको बता चुका हूं, ऊपर भी मैं अभी इसी वीडियो में जो है ऊपर 2 बार बता चुका हूं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28 में। तो क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है वो किसने की थी, तो सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की जो स्थापना है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है की गई थी। ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं बी नहीं सॉरी डी हो जाएगा, मैं गलत बता गया, गोपाल कृष्ण गोखले एक जैसा ही है ये डी हो जाएगा भाई ऑप्शन, माफ़ कीजिएगा।
गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? जून 1905 के अंदर। ठीक है, जून 1905 के अंदर जो है इनकी स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? महाराष्ट्र के पुणे में की गई थी। ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे में जो है ये स्थापना की गई थी 1905 से। आपको ये याद रखना है, बंगाल विभाजन भी 1905 में ही हुआ था, हमारा बंगाल विभाजन भी। और जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था उसके विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, ये जानकारी आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण क्षमता कितनी होती है? तो 3.5 इंच जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसके अंदर जो है कितना डाटा हम रख सकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये बी हो जाएगा भाई, यहाँ पे ए, बी, सी और डी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आप देख लेना। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये 1.44 MB जो है 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की जो संग्रहण क्षमता होती है वो 1.44 MB होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 30 में, गल्प उपन्यास जो निर्मला है, ये निर्मला जो है उपन्यास है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो है ये निर्मला उपन्यास लिखा है। अगर आपने मुंशी प्रेमचंद की जो कहानियां हैं वो नहीं देखी हैं, आप देखिएगा, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी, बहुत ईजी से मिल जाएंगी। फ्री टाइम में आप मुंशी प्रेमचंद की कहानियां देखिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छी कहानियां जो है उनके द्वारा लिखी गई है। इनके द्वारा कुछ और कहानियां लिखी गई है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, मैं बता देता हूँ कौन कौन सी जो है कहानियां इनके द्वारा लिखी गई है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक तो सेवा सदन इन्होंने लिखी है, सेवा सदन। सेवा सदन के बाद जो है रंगभूमि लिखी है इनके द्वारा, रंगभूमि। रंगभूमि के बाद जो है इन्होंने निर्मला लिखी है, ये निर्मला की बात इसी क्वेश्चन में हो गई। ठीक है, निर्मला के बाद गबन इनके द्वारा लिखी गई है, गबन। गबन के बाद करम भूमि भी इन्होंने लिखी है। इनकी कुछ रचनाएं मैं बता रहा हूँ, कुछ भी पूछा जा सकता है, इसीलिए जो मैं इनकी विभिन्न रचनाएं बता रहा हूँ। करम भूमि हो गया, गोदान होगी, ये तो पक्का आपने देखी होगी गोदान। अगर आपने गोदान नहीं देखा है तो डेफिनेटली देखिएगा, आपका जो है काफ़ी इंटरेस्ट बनेगा जो है इनके बारे में ओन जानने के लिए, मुंशी प्रेमचंद के बारे में। ठीक है, करम भूमि हो गया, गोदान हो गया, शतरंज के खिलाड़ी हो गया। ठीक है, इतनी जो है याद रखना आप एक बार के लिए, शतरंज के खिलाड़ी। ठीक है, इतनी सारी जो कविताएं या फिर जो पोएट आप कह सकते हैं, ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई थी। मुंशी प्रेमचंद की बात है तो आप जन्म और मृत्यु इनकी जरूर याद रखना। जन्म इनका कब हुआ था? तो जन्म इनका 1880 के अंदर हुआ था। मृत्यु की बात करूँ तो मृत्यु इनकी 1936 के अंदर हुई थी। और जो इनका वास्तविक नाम था क्या था? धनपत राय इनका वास्तविक नाम था, धनपत राय। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया इनमें से कौन एप्पल इंक के सह संस्थापक नहीं है? तो एप्पल इंक के जो सह संस्थापक नहीं है वो हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, मार्क जुकरबर्ग जो है ये एप्पल इंक के सह संस्थापक नहीं है। मार्क जुकरबर्ग के किसकी स्थापना की गई है? तो ये फेसबुक की स्थापना की गई है। फेसबुक की स्थापना जो है मार्क जुकरबर्ग ने की है। और इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, किस वर्ष से जो है स्थापना की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर जो है घटती जाती है? तो कौन सा ऐसा जो पादप यानी कि पौधों का हार्मोन है जिसकी सांद्रता पौधा का जो शीर्ष भाग होता है, सबसे ऊपर ऊपरी जो भाग होता है वहाँ पर तो सबसे अधिक होती है, लेकिन जड़ों तक जाते जाते जो है वो सांद्रता पौधे की जो है वो घटती जाती है। तो कौन सा पादप हार्मोन है? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑक्सिन हार्मोन होता है जिसके जो सांद्रता होती है पौधे के शीर्ष पर तो सबसे अधिक होती है और जड़ों के नजदीक पहुंचते पहुंचते जो है घटती जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करूं तो निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो उभयचर किसको बोला जाता है? उभयचर जो स्थल और जल दोनों पे रह सके।
ठीक है, उसको जो है उभयचर बोला जाता है, इंग्लिश में एम्फीबियन उनको जो है बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो टोड है ये जो है जमीन पर भी रह सकता है और पानी में भी तैर सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है बैंकिंग के क्षेत्र में SLR का पूर्ण रूप क्या है। तो ये SLR की जो है फुल फॉर्म पूछी गई है। 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करूं, निम्नलिखित में से किसकी खोज सर्वप्रथम स्टैम्फोर्ड रैफल्स द्वारा की गई थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिंगापुर की जो खोज है ये स्टैम्फोर्ड रैफल्स के द्वारा जो है की गई थी। भारत की खोज किसने की थी, सभी जानते होंगे। भारत की खोज जो है, भारत की खोज किसने की थी, बता सकता है कोई। 1498 में की थी, बताना चलो कमेंट करके। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, तो आपको पता होना चाहिए। अमेरिका की खोज किसने की थी, कोलंबस ने की थी। अमेरिका की खोज कोलंबस कब की थी, 1492 में की थी। ठीक है, ये वास्को डी गामा ने की थी, बता दिया मैंने। ठीक है, वैसे तो आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, वास्को डी गामा के द्वारा जो है भारत की खोज की गई थी, ये पुर्तगाली थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करूँ तो 36 इनमें से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है। तो आउटपुट जो उपकरण है वो कौन सा नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो स्कैनर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनपुट। बाकी प्रिंटर, प्रोजेक्टर और मॉनिटर ये तीनों ही जो है आउटपुट डिवाइस हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया अंटार्कटिका में वर्ष 2012 में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। तो अंटार्कटिका में जो है वर्ष 2012 में भारत द्वारा किस नाम का जो अनुसंधान केंद्र है वो स्थापित किया गया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारती जो है ये 2012 में स्थापित किया गया था। ठीक है, उसके बाद मैं कुछ बोल रहा हूँ इन्फॉर्मेशन ये भी आपको याद रखनी है। हिमाद्री जो अनुसंधान केंद्र है इसकी स्थापना कब की गई थी, 2008 में की गई थी। ठीक है, हिमाद्री मैं लिख ही देता हूँ, चलो हिमाद्री की स्थापना कब की गई थी, 2008 में की गई थी। ठीक है, उसके बाद और ये पहला स्थायी आर्कटिक है, ये बात याद रखना। पहला स्थायी आर्कटिक अनुसंधान केंद्र है ये भारत का पहला स्थायी। ठीक है, उसके बाद दूसरा भी आप याद रख लेना, दक्षिणी गंगोत्री। इसकी स्थापना कब हुई थी, दक्षिणी गंगोत्री। इसकी जो स्थापना है ये कब हुई थी, तो ये हुई थी 1983-84 में। उसके बाद मैत्री अनुसंधान की स्थापना कब हुई थी, मैत्री अनुसंधान की जो स्थापना थी ये 1988 में हुई थी और ये भारत का दूसरा स्थायी है। ठीक है, ये जानकारी आपको रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38 में, क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया 15 अगस्त 1939 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे। तो ये JB कृपलानी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में मैं जो है काफ़ी सारी डिटेल से जो है पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो डेफिनेटली उन वीडियोज़ को देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज जो है आपको इन वीडियोज़ के द्वारा जो है हो जाएगी। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मैं बोल रहा हूँ लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं बोल देता हूँ, आप आराम से बैठ के जो है इसको सुन लीजिएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी और उस समय जो है 72 प्रतिनिधियों ने जो है इसके अंदर भाग लिया था। और उस समय जो है माफ़ कीजिएगा 1885 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो कौन इसके महासचिव थे, A.O. हयूम जो है इसके महासचिव चुने गए थे और जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी को जो है अध्यक्ष बनाया गया था। 1886 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था और जो अध्यक्षता थी वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है
अध्यक्षता की गई थी। 1887 की मैं बात करूं तो मद्रास में जो है 1887 का अधिवेशन हुआ था। अध्यक्षता की बात करूं तो बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। 1888 के अंदर जो है इलाहाबाद के अंदर अधिवेशन आयोजित किया गया था और जॉर्ज यूले के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। 1889 में मुंबई के अंदर अधिवेशन हुआ था, विलियम वेडरबर्न के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। 1890 की बात करूं तो कोलकाता के अंदर जो है अधिवेशन जो है संपन्न करवाया गया था और जो फिरोज शाह मेहता के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। उसी तरह आप 1905 के अंदर याद रखना, 1905 का जो अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, बनारस में ये जो आयोजित करवाया गया था और जो उसकी 1905 वाले की अध्यक्षता थी वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है अध्यक्षता की गई थी। उसके बाद 1906 के अंदर जो है कोलकाता में अधिवेशन आयोजित हुआ था और जो अध्यक्षता थी वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा संपन्न की गई थी। ऐसी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं पिछली वीडियोस में जो है बता चुका हूँ। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो डेफिनेटली उन वीडियोज़ को देखना बेहद ज़रूरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया क्वेश्चन नंबर 39 में बोला गया कौन से बिम्स्टेक सदस्य देश चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भाग नहीं ले रहे हैं। तो कौन से देश हैं, तो भारत और जो है इसके अंदर राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और भूटान जो है बिम्स्टेक सदस्य हैं जो कि चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भाग नहीं लेते हैं। तो ये बिम्स्टेक की बात हुई है, तो बिम्स्टेक के बारे में जान लेते हैं हम थोड़ा सा। बिम्स्टेक सबसे पहले बिम्स्टेक की आप जो है फुल फॉर्म याद रखना, बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग, शॉर्ट फॉर्म में बिम्स्टेक हो जाएगा। स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हो जाएगी 6 जून 1997 को। 1997 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, मुख्यालय हो जाएगा बांग्लादेश ढाका में। मुख्यालय तो ये हो जाएगा ढाका, बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी भी ढाका ही है और इसकी जो मुद्रा है वो हो जाएगी टका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत में देसी प्रेस अधिनियम किसने पेश किया था। देसी प्रेस अधिनियम यानी कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ठीक है, ये आप याद रखना, या फिर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट या फिर देसी प्रेस अधिनियम। तो ये कब और किसके द्वारा पारित किया गया था, तो ये लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया गया था। कब किया गया था, 1878 में जो है इसको पारित किया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को 1878 के अंदर वायसराय लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। यह अधिनियम स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों पर कड़ा नियंत्रण रखने के लिए जो है लाया गया था। यानी कि जो भारत के उस समय समाचार पत्र थे, हिंदी जो समाचार पत्र थे, वो भारत की जनता को जो है अंग्रेजी रूप दिखाने के लिए, उनकी सच्चाई बताने के लिए विभिन्न जो है लेख लिखते थे। उन्हीं को जो है कड़ाई से सख्ताई से पेश करने के लिए जो है ये लिटन के द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को जो है लागू किया गया था। और इसके तहत जो है अगर कोई भी जो समाचार पत्र है उसको जब्त करने की शक्ति जो है इनको मिल जाती थी। तो ये टॉप 40 क्वेश्चन थे, हमने यहाँ पे देख लिए हैं। नीचे आपको आंसर की भी इसकी मिल जाएगी। तो ये सारी PDF मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। इसकी PDF अगर आप चाहते हैं तो PDF जो है बिल्कुल फ्री में हमारी जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से जो है टेलीग्राम ज्वाइन करके इस PDF को
प्राप्त कर लीजिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना बेहद ज़रूरी है। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं ऐसी ही वीडियोज़ आपके सामने लेके आता रहूं। ज़्यादा से ज़्यादा आप जिस भी ग्रुप से जुड़े हैं उसमें ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।